सूर्य ग्लोबल फाउंडेशन के प्रेसिडेंट श्री अश्विनी गौतम जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित करके इस कर्म भूमि कुरुक्षेत्र में आने का मौका दिया। मैं ताजिंदगी आपका आभारी रहूँगा। दो बातें मैं थोड़ी अपने बारे में भी बता दूं, उसके बाद जो विषय चयनित किया है वो भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अनिल मित्रा है। ज्योतिष से मैं पिछले 26 वर्ष जुड़ा हुआ हूँ। वैसे मैं शिक्षा के क्षेत्र से ही जुड़ा हूँ। उत्तर प्रदेश में बाबू बनारसी दास एजुकेशनल ग्रुप है। हमारे ग्रुप की एक यूनिवर्सिटी है, बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी। 3 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, एक डेंटल कॉलेज है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज दिल्ली में है और एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हम लोग नोएडा में बना रहे हैं। 92-93 से मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने एक बहुत महान ज्योतिषाचार्य थे। उन्होंने क्लासेस चालू की, तो एक साइंस का विद्यार्थी होने के नाते मुझे ऐसा लगा कि ऐसा क्या है जो लोग जन्म कुंडली देख के बता देते हैं, भविष्य बता देते हैं। तो एक उत्सुकता जागृत हुई और मैंने वहाँ पर पढ़ना सीखना जारी किया। तब से लगातार मैं ज्योतिष में, प्रिडिक्टिव ज्योतिष में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ ज्योतिष से संबंधित रिसर्च वर्क में ही है। बहुत से लोग आते हैं, लेकिन हमारे ट्रस्ट में भी आते हैं। मेरे ट्रस्ट का नाम है ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस, दिल्ली में रजिस्टर्ड है, इंटरनेशनली एक्रेडिटेड एंड सर्टिफाइड ट्रस्ट है और बहुत जल्द इसकी शाखाएं कम से कम 8 कंट्रीज में हम लोग खोलने जा रहे हैं। लेकिन मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी, शुरू से ही। आज का जो विषय बेसिकली अश्विनी भाई से बात में तय हुआ था, तो मुझे लगा कि कुरुक्षेत्र में है तो रामायण, वो महाभारत और महाभारत के ज्योतिषीय रहस्य के बारे में कुछ गणना की जाए। फिर यहाँ आके बैठे बैठे जो मैंने अब विद्वानों को सुना और प्रभावित हुआ, तो मुझे लगा कि कुरुक्षेत्र के बारे में तो बहुत लोगों ने बताया। यहाँ पे आप इस शहर के भी काफी लोग हैं, तो वो मेरा ज्ञान शायद उनके सामने कम पड़ जाए, फीका पड़ जाए, तो मैंने उसको चेंज कर दिया। मैं 2 बातें आपसे जरूर कहूँगा, एक रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक भविष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी हम ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं और कुंडली, 3 चीजें प्रमुख सामने आती हैं। एक लग्न, लग्न की स्थिति, डिग्री, नक्षत्र, राशि जो भी है। दूसरा सूर्य कहां पर है, और तीसरा चंद्र। अगर लग्न जातक के शारीरिक शरीर, स्थूल शरीर को प्रदर्शित करता है, तो सूर्य जो है वो उसकी जीवात्मा को प्रदर्शित करता है। और इस स्थूल शरीर और जीवात्मा के बीच का संबंध चंद्रमा, इंग्लिश में उसको स्पिरिट, हिंदी में कह सकते हैं। हम लोग ज्यादातर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो कुंडलियों का विवेचन करते हैं वो लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली से करते हैं। मेरे मन में विचार आया, जब किसी एक जातक के ये 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हैं, तो इनमें आपस में क्या संबंध है किसी एक कुंडली में? क्या इनके बीच में कोई इक्वेशन बन सकती है, स्थापित है? इसके ऊपर जब मैंने पढ़ना चालू किया तो मुझे कि
ग्रीक के टाइम में काफी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य रहे हैं। उसमें से एक हैं एल ब्रूनी। उन्होंने भी इस पे काम किया था और लग्न, सूर्य और चंद्रमा, इन तीनों का एक समीकरण बनाया और उस समीकरण से जो डिग्री निकलती है, समीकरण में संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा, उस डिग्री को इंग्लिश में कहा पार्स फॉर्चूना। फॉर्चूना ग्रीक के टाइम में भाग्य की देवी कहलाती थी। हिंदी में अगर उसका ट्रांसफॉर्मेशन करें तो मैं ये कहूंगा कि भाग्य बिंदु। अगर समीकरण क्या है, एसेंडेंट या लग्न की डिग्री, और अगर जातक दिन में पैदा हुआ है तो लग्न की डिग्री और चंद्रमा की डिग्री जोड़ दीजिए और उसमें से सूर्य की डिग्री घटा दीजिए। जो डिग्री आती है 360 में, वो एक इमेजिनरी बिंदु है जिसको हम भाग्य बिंदु कह सकते हैं। पार्स फॉर्चूना वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा फेमस है और एस्ट्रोलॉजर लाइक रॉबर्ट हैंड और इसके ऊपर जरूर विचार करते हैं। ये है क्या, संक्षेप में बता दूं, ये वो बिंदु है जो ये बताता है कि जातक के जो संचित कर्म हैं, संचित कर्म हमारे वेदों में 3 के बताए गए हैं कर्म। एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध संचित का कुछ अंश होता है, और एक तत्कालिक कर्म, वर्तमान कर्म। और प्रारब्ध के हिसाब से हम इस जातक इस पृथ्वी पर जन्म लेता है और अपने कर्म निर्धारित करता है, अपनी डेस्टिनी निर्धारित करता है। तो वो प्रारब्ध के अनुसार, इसका मतलब देखिए, ज्योतिष में हम लोग कहते हैं कि साहब डेस्टिनी इज फिक्स। अरे भैया, डेस्टिनी अगर फिक्स है, घटनाएं फिक्स हैं, तो आराम से बैठो घर में ना, क्या जरूरत है काम करने की। भगवान ने क्यों जन्म दिया यहां पर, जब फिक्स ही था तो फिक्स ही रहने थे। ऐसा नहीं, अपने कर्मों में और सुधार लाने के लिए, उनको और उच्च श्रेणी का करने के लिए, मोक्ष की तरफ चलने के लिए ये जीवन प्राप्त है। कर्मों पे आधारित नहीं है, कर्मों को सुधार लाने के लिए है। जो हमारे तत्कालिक कर्म होंगे वो भी तो अगले जन्म में प्रारब्ध बन जाएंगे, संचित कर्म बन जाएंगे। तो संचित कर्म क्या हम अपनी डेबिट कुंडली ही बनाते रहेंगे, कभी कोई क्रेडिट नहीं दिखाएंगे। जिस दिन डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया, उस दिन समझो कि मोक्ष के पास पहुंचने लगे हम लोग। तो ये भाग्य बिंदु जिस राशि में होता है, जिस नक्षत्र में होता है और जिस भाव में होता है, वो एक विशेष चीज इंडिकेट, भाव क्या इंडिकेट करता है कि आपको आपका भाग्योदय उस भाग्य के कारक, जो भाव कारक है, उससे उदय होने की पूरी संभावना है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, 12 भाव नहीं कहूंगा, एक ही भाव। मान लीजिए कि भाग्य बिंदु लग्न में आता है। लग्न जातक का खुद द्योतक होता है। इसका मतलब कि उस व्यक्ति को, उस जातक को अपने खुद के कर्मों से खुद को अकेला चलना पड़ेगा, खुद आगे डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी उसका भाग्योदय होगा। उसके सलाहकारों से इतना नहीं होगा, उसके दोस्तों से इतना नहीं होगा, उसके परिवार की सलाह से इतना नहीं होगा। ही हैज टू हिमसेल्फ एसेट एंड फाइंड द रिजल्ट, तभी उसकी भाग्य की प्रगति होने की संभावना है। इसी तरीके से चारों में ले लीजिए, और जो राशि है और जो नक्षत्र है,
उसका जो स्वामी है वो, ये भाव तो स्रोत बताते हैं, उसका जो स्वामी है वो ये इंडिकेट करेगा, करता है कि क्या करना चाहिए, कहां से क्या स्रोत है वो तो मालूम पड़ गया, क्या करना चाहिए। अगर मान लीजिए एरीज में है, प्रथम भाव का मैंने एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए एरीज में है, एरीज के स्वामी मंगल, इसका मतलब आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा, एग्रेसिवली अपने ऑब्जेक्ट को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना पड़ेगा, तभी आपका भाग्योदय होगा और तभी आपकी पहचान बनेगी और तभी आपको यथोचित फल मिलेगा। वही अगर लिब्रा में है, 7th में, तो आपको रिलेशनशिप मेंटेन करके चलना पड़ेगा और तब आपका भाग्योदय करने का तरीका। तो ये स्रोत और भाग्योदय का तरीका ये इस फार्मूले से है। ऐसे मैं आपको वास्तव में बताऊं 116 फार्मूले हैं जो मैंने पढ़े, मैं उसी पे धीमे धीमे शोध अध्ययन कर रहा हूं और करता, देखिए आगे क्या होता है। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि इसके ऊपर हमारे विद्वान जन भी जरूर विचार करें कि इन तीनों के समीकरण से जो भाग्य बिंदु हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको अपनी कुंडली में लगा के देखें कहां तक सही है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात 2 मिनट लूंगा, वर्तमान की बात करना। आज हम लोग 5 सितंबर में हैं। अश्विनी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद और हमारे सारे विद्वान जनों को शिक्षक दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। ये सितंबर महीना कोई नॉर्मल महीना नहीं है, इसमें विचित्र खगोलीय घटनाएं घटित होंगी। जैसे कि हम सब जानते हैं इस मंथ में 5 ग्रहों की राशियां परिवर्तन हो रहा है। सबसे ग्रह गतिमान रहते हैं, ये कॉमन चीज है। सबसे ज्यादा 2 चीजों के मैं ऊपर ध्यान दूंगा। नंबर 1, 17 सितंबर को सूर्य संक्रांति में सूर्य ग्रह कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। हर महीने करते, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बड़ी बात क्या है? सबसे प्रमुख बात यह है कि इस वर्ष भाद्र शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष जो नॉर्मली पक्ष 15 दिनों का होता है वो 13 दिनों का है। 7 तारीख को अमावस्या और 20 तारीख को पूर्णिमा। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। 2 तिथियों की हानि, एक तिथि की हानि या एक तिथि बढ़ जाना थोड़ा नॉर्मल है। 2 तिथियों की हानि एक पक्ष में नॉर्मल बात नहीं है। ऐसा पहले मई 2010 में हुआ था। अब इसका असर क्या पड़ेगा? इसका असर यह है कि अगले 13 दिन 7 से 20 से पूरा महीना और अगले 13 हफ्ता जब शुक्ल पक्ष में जितनी हानि होती है तिथि की तो वो नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है और जब कृष्ण पक्ष में हानि होती है तो सकारात्मक होती है। अब क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? अगर मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से देखा जाए, वही मैं ज्यादातर देखता हूं, जो मेरे लेख है या मेरी पोस्टिंग देखते रहते होंगे वो समझते होंगे कि ये इनका मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पे ज्यादा है। अफगानिस्तान जो देश, अच्छा तीसरी चीज बता दूं, मैं छूट गया, सॉरी, कि मेजर प्लेनेट वृष राशि में और मकर राशि में और वर्गों में मेजर प्लेनेट हैं इस समय। ये तीनों पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। इन राशियों से जो देश गवर्न होते हैं, वृष राशि से हमारा इंडिया और मकर राशि से चाइना और वर्गो कन्या राशि से इजराइल एंड अफगानिस्तान। इन देशों में
के ऊपर कुप्रभाव पड़ने के पूरे चांसेस हैं। मेरी अनुमान के हिसाब से, गणना के हिसाब से कह लीजिए कि अभी तो अफगानिस्तान में सरकार आज बन रही है या कल बन रही है, लेकिन अगले कम से कम 13 हफ्तों में गृह युद्ध की पूरी संभावना है, पूरी। और भारतवर्ष में मैं कहना चाहूंगा, अपने मुंह से कहता अच्छा नहीं लगता जरा, 11 अप्रैल को प्रदीप सोनी जी के यहाँ द्वारिका में सेमिनार चल रहा था, राजेश भाई भी थे वहां पर। वहां पे हम लोगों ने कोरोना की बात चालू की थी। तब उस वक्त गणना के हिसाब से निकला था कि 14 सितंबर को थर्ड वेव आएगी। 14 सितंबर, ये सितंबर नंबर नहीं है, अक्टूबर नहीं, डेट सहित बताना है तो डेट सहित बताओ। और कब तक रहेगी? अक्टूबर के थर्ड वीक तक बहुत घनघोर रहेगी। इसका असर कम होगा अप्रैल 2022 में जाके, जब बृहस्पति मीन राशि में गोचर करना चालू करेगा। और अगर लंबा देखना चाहते हैं, इसका असर प्रभाव 23 तक महसूस होता रहेगा, 25 तक रहेगा। और ये ऐसी घटना नहीं है कि खत्म हो गई। ये जो इन्फेक्शन है या वायरस है, ये छोटे मोटे रूप में, जैसे करीब करीब 500 इन्फेक्शन मेडिकल साइंस ने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, जिससे बुखार आना, डेंगू, ये वो फलाना ढमका, वो सब, ये 2029 तक नहीं खत्म होने वाला। बिल्कुल इसका माइन्यूट छोटा मोटा असर बना रहेगा, लेकिन वो क्योरेबल है, उसमें कोई जान जाने की खतरा नहीं है। खतरा जो है ये केरवे में है। मैं एक ही बात और कहना चाहूंगा, यहां सारे विद्वान हैं। हमारे ट्रस्ट का एक मुख्य उद्देश्य है, जब हमारी भारत सरकार वैदिक साइंस के प्रमोशन की बात करती है, उसमें विश्वास करती है, हमारी शिक्षा नीति को चेंज किया, शिक्षा प्रणाली को चेंज की बात की, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ज्योतिष को एक विज्ञान स्वरूप के तौर पे माना, तो मैं इस मंच से ये आग्रह करता हूं, अपने ट्रस्ट की तरफ से मैं लिख के भेज चुका हूं माननीय मोदी जी को, कि वैदिक साइंस के क्षेत्र में शिक्षा मंत्रालय के अंदर अधीन आने वाले विश्वविद्यालय और कॉलेजों में ज्योतिष को भी एक विज्ञान के रूप में मान्यता दे। नहीं सिर्फ देना, जब विभिन्न क्षेत्र के जो प्रमुख लोग होते हैं उनको भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण की उपाधि से सुसज्जित किया जाता है, तो इस वैदिक साइंस के क्षेत्र में जो हमारे प्रख्यात ज्योतिषाचार्य हैं, जैसे कि हमारे राजेश जी हैं, जैसे कि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं, हाँ, मैं जो भी हूं, मैंने अपने दोस्तों से, जो हमारे 5-6 एमपी भी हैं, दोस्त हैं, बीजेपी के भी हैं, औरों के भी हैं, उनसे कहा है कि आप एक उन संस्तुति पत्र लिखें, उनको भी पद्मश्री या राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किए जाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि ये मुहिम हम सबको मिलके अपने अपने क्षेत्रों से, अपने अपने उससे चालू करनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अश्विनी जी को जरा सा सम्मान करना चाहता हूं अपनी ट्रस्ट की तरफ से। मैं अपनी ट्रस्ट की अध्यक्षा डॉक्टर शेफाली गर्ग जी को भी स्टेज पे आमंत्रित
Hello. I can completely understand the energy of all of you.